अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को, पार्टी का और अपने एलाइज का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पूरी इस बजट में शिरकत की और भरपूर तरीके से शिरकत की। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, उसके बाद मैं आज अपनी जो मैंने बजट की तकरीर करनी है उससे पहले मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को इस चीज़ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज। इस चीज़ पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। स्पीकर साहब, क्योंकि मेरी 21 साल ज़िंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजरी, तो मैं सिर्फ अपने तजर्बे से बताना चाहता हूँ कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अपने अपने अंपायर मुल्क खड़े करते थे और होता क्या था कि जो हारने वाला है वो हार नहीं मानता था। कहते जो हारता था मुखालिफ मुल्क में जाके वो कहता था जी अंपायरों ने हमें हरा दिया। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैं एज पाकिस्तान कैप्टन पूरी कैंपेन की और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफ़ा न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। और आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और जो हारता है वो सब मान जाते हैं हार। यानी सारा जो क्रिकेट के अंदर जो फेयरनेस थी वो उस लेवल पे है कि अब ये इशू ख़त्म हो गया अंपायरिंग का। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। पहले दिन मैंने तकरीर करने की कोशिश की, ऑपोजिशन ने नहीं करने दी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बताना था कि किस तरह ठीक नहीं हुए। जब ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उनके मीडिया और पब्लिक ने कहा कि सबूत दो कि ठीक नहीं हुए। हमने जब 2013 के इलेक्शन में कहा ठीक नहीं हुए तो हमने 133 में से 4 हल्के डिमांड किए थे कि इनकी रैंडम आप इनकी ऑडिट कर दें, अगर ये ठीक है हम इलेक्शन मान जाएंगे। हमें नहीं, उन 4 हल्कों को नहीं खोला गया। इवेंचुअली अदालत में जाके केस लड़के 2-2.5 साल के बाद खुले, चारों में धांधली निकली। तो मेरा स्पीकर साहब आज ऑपोजिशन को ये कि हमने पूरी कोशिश की और हम इस नतीजे पे आए क्योंकि जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 के अंदर और उस जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स थी 2013 के इलेक्शन के ऊपर। जो भी उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां हैं वो सारी होती थी जब पोलिंग ख़त्म होती थी और उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता था। तो हमने इसके ऊपर जो सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो सारा पीरियड है उसके बाद जिधर डबल स्टैंप्स होते हैं, जिधर वो थैलियां खुली होती हैं, वो जो सारी चीज़ें होती वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर आप इलेक्शन ख़त्म होते साथ ही रिजल्ट आए और फिर पेपर ट्रेल हो कि जो भी क्वेश्चन करना चाहे तो उसके पास मौका हो वो जाके क्वेश्चन कर सके। तो मैं अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए।
लेकिन ये तो कोई हर इलेक्शन, अगर आज आप कुछ इसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाय इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। अच्छा जी, अब मैं इस बजट के ऊपर आता हूं। मैं इस बजट के ऊपर बात करने से पहले अपनी विजन की बात करना चाहता हूं कि हमारी विजन क्या है पाकिस्तान की, और जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो एक मुल्क की विजन है। मुझे खुशी इसलिए, और मैं शौकत तरीन आपको और आपकी सारी इकोनॉमिक टीम को आज खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि आपने जो मेरी विजन थी पाकिस्तान की, उसके मुताबिक आपने बजट बनाया। स्पीकर साहब, जब हमने 25 साल पहले तहरीक इंसाफ को इसको शुरू किया पार्टी को, तो हमारी जो मोटिवेशन थी, जो मेरी मोटिवेशन थी, वो एक ही थी, जो कि नजरिया पाकिस्तान था। नजरिया पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, इस्लामी फलाई रियासत। ये जो इस्लामी फलाई रियासत है, ये नजरिया जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने मदीना की रियासत से लिया, क्योंकि वो दुनिया की पहली फलाई रियासत थी। अब स्पीकर साहब, हमने ये क्यों, मैं जरा सारे हाउस के लिए, अपने यूथ के लिए, सबके लिए कहना चाहता हूं कि ये क्यों जरूरी है कि हम पाकिस्तान उसी फाउंडिंग फादर्स की विजन के ऊपर वापस जाए। वो इसलिए जरूरी है स्पीकर साहब कि अगर इस हमारे मुल्क की विजन से हम पीछे हट जाते हैं तो पाकिस्तान का मकसद खत्म हो जाता है। पाकिस्तान जब बना था तो हमें यह पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान की हिमायत क्यों की थी? क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, इलामा इकबाल और कायद आजम, इन्होंने जो एक विजन दी थी पाकिस्तान की, उसकी वजह से सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुत्तफिक थे कि यह मुल्क बनना चाहिए। और वो विजन इलामा इकबाल ने, और जो मुसलमान दुनिया के सबसे बड़ा पिछले 300-400 साल में सबसे बड़े जहन थे, उन्होंने उस विजन के अंदर जब कहा था कि मुसलमान जब भी उठता है, मुसलमान का सिविलाइजेशन मदीना की रियासत के बाद जब भी उठा है, वो वापस गया उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इस्टेब्लिश किए थे। तो वो प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से एक कौम उठी। तो मैं स्पीकर साहब आज ब्रीफली वो बताना चाहता हूं कि वो क्या चीज थी कि एक इतना अजीम सिविलाइजेशन खड़ा हो गया, और कभी इतनी तेजी से एक सिविलाइजेशन नहीं खड़ा हुआ। जब मदीना पहुंचे रसूल अल्लाह, तो उन्होंने मदीना की रियासत में जो प्रिंसिपल्स तय किए, ये दुनिया की तारीख इसकी गवाह है कि उनके मदीना के आने के बाद 13 साल के बाद जो एक सुपर पावर थी वो उनके सामने उसने घुटने टेके, बैजेंटाइन एम्पायर, और 14 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने घुटने टेक गया। ये तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद जो वो सिविलाइजेशन उन्होंने सेटअप किया, वो दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन था। उसने सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में फैल गया, उन्होंने जो सिविलाइजेशन सेटअप किया, उसकी वजह से जो आज मॉडर्न दुनिया बनी है, वो उस सिविलाइजेशन ने सारे जो ग्रीक फिलॉसफीज जो दुनिया में, जो हिंदुस्तान में फिलॉसफीज थी, उनकी ट्रांसलेशंस की, उनको डेवलप किया। हर फील्ड में वो आगे निकले, साइंस में, मेडिसिन में। और उसके बाद वो जब बाद में हमारा जब सिविलाइजेशन नीचे गया तो यूरोप ने टेक ओवर कर लिया।
तो वो क्या असूल थे? वो 3 असूल थे, और जो हमने अपनी पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो हमने वो 3 असूल रखे: इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। और ये 3 हमारी विजन स्टेटमेंट में है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारा बजट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये 3 प्रिंसिपल्स। तो इससे पहले मैं आज अपनी इकोनॉमिक टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, और जिसमें जब से हमारी गवर्नमेंट आई और अब तक जिसने भी हमारी इकोनॉमिक टीम में शिरकत की, सारे मुस्तहिक हैं आज मुबारक के भी और खराज तहसीन के भी। इस हॉल में हमारे स्पीकर्स ने सब ने बताया कि किस तरह का पाकिस्तान हमें मिला। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो जो सबसे बड़े हमें प्रॉब्लम था, वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जो करंट अकाउंट है वो मैं आम लोगों के लिए समझाने के लिए कि करंट अकाउंट का मतलब ये है कि मुल्क में डॉलर्स कितने आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कितने डॉलर्स जा रहे हैं। उसका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट था। उसका मतलब ये कि हमारी जो करेंसी थी वो खतरे में थी, क्योंकि इतना बड़ा जब खसारा था, डॉलर्स की कमी थी तो डॉलर्स ने ऊपर जाना था, करेंसी ने डीवैल्यू होना था। उसके लिए जो सबसे बड़ा हमें आते साथ ही सर्वाइवल का जो शुरू में पीरियड था, हम सब नए थे, टीम नई थी, तजर्बा नहीं था, तो उसके अंदर इतने बड़े क्राइसिस में मैं इसलिए अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने बड़े मुश्किल कदम उठाए अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तकलीफ दे थे, और स्पीकर साहब वो तकलीफ दे ऐसे थे कि आप एक मुल्क अगर घर की मिसाल ले लें, मैं सबके लिए एक आसानी पैदा करना चाहता हूं कि हमारे सारे जो भी आज देख रहे हैं सबको समझ आ जाए कि वो क्या मुश्किल थी पाकिस्तान को। एक घर मकरूज हो जाता है, आमदनी और खर्चे में बड़ा खसारा हो जाता है, किराएदार आ रहा है, लोग आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, क्योंकि कर्जे लिए हुए हैं। तो वो घर क्या करता है? वो सिर्फ दो चीजें कर सकता है: अपने खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने खर्चे कम करता है, तकलीफ होती है घर को। खर्चे जब कम करता है, अगर आपके बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसको आपको निकाल के दूसरे उस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ता है। अगर आपका गाड़ी है तो मोटरसाइकिल लो, अगर मोटरसाइकिल है तो साइकिल लेना पड़ता है। वो जो भी घर इस सिचुएशन में होता है, उसको इस मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है जब तक उसकी आमदनी ऊपर नहीं आती। तो हमारे लिए वो मुश्किल फैसले करने थे, लोगों को तकलीफ हुई, अवाम बड़ी मुश्किल से गुजरी, और कई अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब एक मुल्क मकरूज हो जाए और जब एक मुल्क इस मुश्किल में पड़ जाए, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है उसका। कोई भी मुल्क ले लें, जब तुर्की में प्राइम मिनिस्टर तब अर्दोगान आए, तो उनको भी जब तुर्की को जो वो भी कर्जे में डूबे हुए थे, उनको भी IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन वो भी 2-3 साल मुश्किल वक्त से गुजरे। तो मुझे आज ये खुशी है कि हमारी इकोनॉमिक टीम ने जिस तरह के फैसले किए, जिस तरह हम वो चैलेंजेस लिए और जिस तरह उन चैलेंजेस से निकले। एक तो इकोनॉमिक चैलेंज था, दुनिया में बाहर गए, पैसे इकट्ठे करने की पूरी कोशिश की। मैं आज फिर अपने वो मुल्कों का शुक्रगुजार हूँ जिस तरह UAE ने हमारी मदद की, सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की, चाइना ने हमारी मदद की। और इन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट से बचा दिया। डिफ़ॉल्ट का भी मैं मतलब आम लोगों की ये समझा दूं कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लाइबिलिटीज़ आपके पास पैसा नहीं होता लाइबिलिटीज़ देने का। जैसे ही एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो सबसे बड़ा उसके ऊपर जो मसला आता है उसकी करेंसी पे आता है।
तो जैसे जैसे आपकी करेंसी गिरती है, मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए एक गवर्नमेंट्स पूरी कोशिश करती है और आईएमएफ के पास भी इसलिए जाती है। हमने शुरू में जब हमारी आईएमएफ से नेगोशिएशंस थी, हमने कोशिश की कि हम ना जाएं। हमने कोशिश की कोई और कोई तरीका निकला है, क्योंकि इतना बड़ा खसारा था $20 अरब का। जो आईएमएफ कंडीशंस दे रही थी वो बड़ी मुश्किल थी, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होनी थी। इसलिए हम कोशिश करते रहे कि हमें कोई और सोर्सेज से पैसा मिल जाए, लेकिन आखिर हमें जाना पड़ा और आईएमएफ की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी और उससे अवाम को तकलीफ थी। अब इस चैलेंज से निकल ही रहे थे, कोरोना आ गया और कोरोना के अंदर सारी दुनिया के अंदर जो अगर आप देखें कि जो इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना का उनकी इकॉनमी के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो एक इकॉनमी जो पहली तकलीफ में थी उसके ऊपर से कोरोना आ गया। मैं आज फिर से, मैं पहले भी इनको खराज तहसीन पेश कर चुका हूँ अपनी NCOC असद उमर आपकी और आपकी टीम को। डॉक्टर फैसल को, और उसमें फिर जितनी भी कोऑर्डिनेशन थी, पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। हमने इंटेलिजेंस पूरी उनसे ली, जो भी फिर हमने हॉटस्पॉट्स और फिर उनको लोगों को ट्रैक एंड ट्रेस, और डॉक्टर फैसल जिसने पूरी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देता रहा कि ये दुनिया में ये हो रहा है तो आपको ये जो भी कदम हमें उठाने चाहिए। तो उससे आज हम सारे पाकिस्तानी, हम वो खुशकिस्मत कौम है। अगर आप इर्द गिर्द देखें, ईरान में देखें, बदकिस्मती से अभी अफगानिस्तान देखें, हिंदुस्तान देखें, आज इंडोनेशिया में जो हो रहा है, तो सारी, और बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, लॉकडाउन्स लगा दिए हैं, उसके मुकाबले में अल्लाह का मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने, हम इंसान तो एक स्टेज तक जा सकता है, उसके बाद तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है, और उसने हमें बचा लिया। हम जिस तरह निकले उससे, और मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि मेरे ख्याल में, ये मेरा ईमान है अल्लाह पे, क्योंकि वो गरीब की आवाज़ सुनता है, हम इसलिए भी बचे कि हमने बड़ी जल्दी ये फैसला किया कि हम पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने लगे, क्योंकि उसमें स्पीकर साहब सारी दुनिया का तजर्बा है, फैक्ट सामने आ गए हैं। लॉकडाउन से जो गरीब है, जो निचला तबका है, वो पिस जाता है। सारी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर फूड लाइन, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, खाने के लिए लाइनें लोगों की लगी हुई थी, खाने नहीं थे लोगों के पास। हर जगह दुनिया में गुर्बत बढ़ी है जिधर लॉकडाउन लगा है। बड़ा प्रेशर था हमारे पे, बड़ी ऑपोजिशन की डिमांड थी कि जी लॉकडाउन लगाया जाए। 2 महीने बड़ा बुरा भला भी कहा गया कि जी इनको समझ नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगा रहे। लेकिन मेरा ये मान है कि जो हमने जो फैसला किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह।
لا إله إلا الله. जनाब इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर। जी स्पीकर साहब, जो फैसला किया हमने ये सोच के कि जो हमारा दिहाड़ीदार है, हमारे मजदूर, हमारा डेली वेजर जो कि वीकली वेजर, वो घर में खाना ही तब आता है जब अगर वो मजदूरी करे। हमने जो बड़ी जल्दी फैसला किया कंस्ट्रक्शन खोलने का, और फिर जो अपना सारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने पूरी तरह खोलने की कोशिश की जल्दी से जल्दी। जो वो हमारा फैसला था, मैं समझता हूँ, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमने जो खोलने की कोशिश की और जल्दी, मेरे ख्याल में जो हमने वो फैसले किए, और फिर हमारा स्टेट बैंक ने ज़बरदस्त इंसेंटिवाइज किया, उन्होंने पूरी मदद की इंडस्ट्री की, हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की मदद की, हमने बिजली में उनको जो हमने उनकी मदद की, और फिर हमारा जो एहसास प्रोग्राम था जिसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों को साफ और शफाफ तरीके से जल्दी हमने उनको पैसे दिलवाए, जो कि आज वर्ल्ड बैंक सारी दुनिया में मुल्कों में नंबर 4 पे एहसास प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस। हाँ सॉरी, मैं ये क्लियर कर दूं, 1.5 करोड़ ख़ानदान को पैसे दिए। सो उसको मल्टीप्लाई करें 6-7 से, तो स्पीकर साहब हम उससे अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन तरीके से निकल गए। इकॉनमी भी हमने अपने बचा ली, और क्योंकि हमने बड़े फोकस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन यानी रिस्ट्रिक्ट करके हॉटस्पॉट्स की तरफ गए, लोगों को भी हमने बचा लिया। लेकिन एक और चैलेंज था जिसका लोगों को इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वो चैलेंज था देहातों के अंदर। लोकस्ट अटैक हो गया। लोकस्ट का एक वक्त पे इतना ज़्यादा ख़तरा था, उधर भी हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया। उन्होंने बाकायदे फ़खर इमाम फूड सिक्योरिटी से उन्होंने जाके इसको सुपरवाइज़ किया, उसमें भी सब इन्वॉल्व थे, जिस तरह हमारी NCOC थी। तो लोकस्ट से भी अल्लाह ने हमें बचाया और बड़ी मेहनत की। ईद पे भी लोगों ने काम किया। तो स्पीकर साहब, हम अल्लाह का शुक्र है, ये जो 4% ग्रोथ रेट हमारी तकरीबन 4% ग्रोथ रेट आई, उसकी वजह ये थी कि हमने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड इस बारी फसलें आई, गंदम की, चावल की, मकई की रिकॉर्ड फसलें आई, और जो गन्ना था उसकी भी सेकंड हाईएस्ट उसकी भी पैदावार हुई इस बारी। और इसकी वजह से एक सारी इकॉनमी उठी। और फिर जो हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि जो हमारा जो किसान है, जो ये शुगर मिल्स में अपने गन्ने लेके जाता है, कि इनको टाइम पे पैसा मिले। ये ना हो कि 1 साल के बाद पैसा मिले और पूरा पैसा मिले, जो सपोर्ट प्राइस है वो पैसा मिले। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इन्फोर्स किया, पैसा पहली दफ़ा शिफ्ट हुआ किसानों के पास। किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी फसलों पे लगाया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई, एक तो अल्लाह का करम है, मौसम भी ठीक रहा, लेकिन ये भी है कि किसानों के पास पैसा आया और वो पैसे को उन्होंने री इन्वेस्ट किया। और ये इससे ज़ाहिर होता है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, कि ये एक बहुत बड़ी जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो बदकिस्मती से हमने अपने एग्रीकल्चर पे सालों से तवज्जो नहीं दी। ये एक सेक्टर है कि अगर हम अपने किसान का ध्यान रख लें, तो ये आपके सामने है, अभी भी ये जो रिकॉर्ड पैदावार आपके सामने है। फिर हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसको इंसेंटिवाइज किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये इस 1 साल के अंदर 17% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। स्पीकर साहब, जो जून का महीना था, जून के महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट सिर्फ जून के महीने में हुई वो $2.7 अरब हुए, जो ऑल टाइम पाकिस्तान रिकॉर्ड है एक महीने के अंदर। और फिर हमने जो अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, जो रुकावटें थी वो दूर की। हमने बाकायदा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोग थे उनसे मुज़ाकरात करके हमने हर कोशिश की कि इनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ, और ख़ास तौर पे हाउसिंग, तो
तो जितने 30 इंडस्ट्रीज रिलेटेड है वो सारी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी भी वजह से ये जो ग्रोथ रेट हमारी बड़ी आखिर में, ये अल्लाह का करम था। अब आगे मैं फ्यूचर में बता दूं, उसके बाद वापस जाता हूं अपनी विजन के ऊपर। देखिए फ्यूचर में हम बड़े क्लियर हैं कि अब पाकिस्तान का डायरेक्शन क्या है। हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट लेड, एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं। और अभी जो हमारी जो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स के लिए मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, और ये टाइम लैग के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज़ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो मैं इंडस्ट्री के एक और बात कर दूं कि स्मॉल और मीडियम के ऊपर हम असल तवज्जो दे रहे हैं। पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी 9% ग्रोथ रेट हुई है। स्मॉल और मीडियम के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि उनको बैंक्स कर्जे नहीं देते हैं। अब उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कर्जे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता। उनके लिए पूरी पॉलिसी डिवाइस करें और जो रेगुलेशंस हैं उनको आसान करते जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री चलने का, उसका वो रजिस्ट्री नहीं होते डर के रेगुलेशन से, तो उसके ऊपर पूरी अब इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उनको। जो एग्रीकल्चर है उसमें हम कई चीज़ें कर रहे हैं। एक तो पंजाब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, किसान कार्ड लेके आ रहा है। किसान कार्ड से एक डेटाबेस होगा, सारे किसानों को रजिस्टर कर रहे हैं हम। और जो छोटा किसान है, छोटे किसान को जो 13 एकड़ से कम किसान है, उसको डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे, उनको खादों के ऊपर, उनकी पेस्टिसाइड्स के ऊपर। फिर अगर कोई जिस तरह बखर में अभी मैंने सुना है कि वहाँ उनकी जो फेल हो जाती है, अब 3 साल से उनके जो चने की क्रॉप फेल होगी, उनको डायरेक्ट मदद करेंगे। तो ये पहली दफ़ा एक किसान कार्ड के ज़रिए डायरेक्ट मदद करेंगे अपने किसानों के लिए। फिर जो भी इस बारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसा रखा है, $60 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने, अच्छा सॉरी 60 अरब रुपया जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने रखा है, जो पिछली गवर्नमेंट के आखिरी साल में 1.5 अरब था। तो ये जो 60 अरब है और इसके ऊपर जो 100 अरब की छूट दी है टैक्सेस के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कोशिश ये है कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो काम करें जो बहुत पहले करना चाहिए था, रिसर्च, सीड डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अगर आप दूसरी दुनिया के मुल्कों से देखें तो पाकिस्तान तकरीबन सबसे कम प्रोडक्टिविटी है हमारी। तो बड़ी जल्दी अगर हम इस पे काम कर लें तो जिस तरह इस बार रिजल्ट्स आए हैं, और हमारा आगे मसला भी फूड सिक्योरिटी का है, क्योंकि हम अब फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, और एडिबल ऑयल तो खैर पहले भी हम इंपोर्ट करते थे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इनकी पहले तो अपनी पैदावार बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ते हुए आबादी के लिए हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अलावा अपनी प्रोडक्ट, उसके अलावा जो किसान है उसको डायरेक्ट, छोटे किसान को सब्सिडाइज करें, क्योंकि असल हमारा 70% तो छोटा किसान है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो आर्थिक से फंस जाता है। और उसकी हमने किसान की और मदद करने के लिए क्या फैसला किया, किसान मार्केट्स, ये चाइना से हमने देखा है कि उन्होंने वर्चुअल मार्केट्स बनाए हुए हैं जो किसान और होलसेलर या रिटेलर को वो इकट्ठा कर देते हैं। वो डायरेक्टली किसान सप्लाई करता है रिटेल को, उसको लोगों को भी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, बीच में जो मिडल मैन उड़ जाता है, और किसान को भी ऊंची प्राइस मिलती है। इसके ऊपर अब इंशाल्लाह हम पूरा काम कर रहे हैं। फिर जी पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है दूध। अब दूध एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है। अब मसला ये बना हुआ है, कैल्शियम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो खुला दूध बिकता है वो ज़्यादातर कंटेमिनेटेड है, और फिर जब हम उनको जो कंटेमिनेट दूध को हटाते हैं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करें गायों की और भैंसों की, और उसके लिए हम बाहर से अब यही बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो
जो जिससे इनकी हम जीन्स को इम्प्रूव कर सकें। इंशाअल्लाह ये हम समझते हैं कि 1-2 सालों के अंदर 2 सालों में इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, और इसके लिए हमने काफ़ी पैसे रखे हुए हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो इम्प्रूव हो। इतनी ज़्यादा हमारे पास गाय भैंसें हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत चाइना में 6 गुना ज़्यादा उनको वही दूध लेती है गाय से जिस पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अगर हम दुगना भी कर लें तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा हमारी जो इम्पोर्टेंट है दूध सप्लाई के लिए। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं वापस रिवर्ट करता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन असूलों के ऊपर वापस जाना चाहिए जिस विजन के मुताबिक पाकिस्तान बना था। जो 3 चीज़ें, इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। सबसे पहले तो मुझे इस बजट में सबसे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए दिया है। हमारी तारीख में कभी इसके करीब भी रिसोर्सेज कभी भी निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए नहीं किया। जो मदीना की रियासत में जो असूल रखा गया था, पैसे नहीं थे अभी उनके पास। शुरू में मदीना में मुसलमान बड़े गरीब थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही कह दिया कि हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि जो कमज़ोर तबका है, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो माजूर हैं, गरीब हैं, इनको रियासत ने इनकी जिम्मेदारी ली थी। ये पहली दफ़ा दुनिया में एक वेलफेयर स्टेट बनी थी। तो पाकिस्तान शुरू से ही हमें जिस तरफ जाना चाहिए था हम नहीं गए, हम दूसरी तरफ चले गए। हमने कहा पहले पैसा आएगा फिर वेलफेयर स्टेट बनेगी, कि जो ऊपर से जो वर्ड यूज किया जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, पैसा होगा तो फिर वो पैसा नीचे आएगा। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट मदीना की रियासत में नहीं था। पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की, पहले रियासत ने उनको ऊपर उठाया और फिर खुशहाली आई। असल में जो ईमान वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है, कोशिश इंसान करता है, वो देखता है, वो फिर से मैं ये कहूँगा वो गरीब की आवाज़ सुनता है। जब आप निचले तबके की मदद करते हैं, दुखी इंसानियत की, ऊपर वाले से बरकत आती है। और ये हमारे सामने मैं 2 मिसालें देना चाहता हूं स्पीकर साहब। चाइना और हिंदुस्तान दोनों की आबादियां 1 अरब से ज्यादा है। 35 साल पहले चाइना तकरीबन उधर ही खड़ा था जिधर हिंदुस्तान खड़ा था। आज चाइना किधर चला गया और हिंदुस्तान किधर है? उन्होंने क्या किया और जो हिंदुस्तान ने नहीं किया? हिंदुस्तान में भी हालात बेहतर हुए, हिंदुस्तान में भी उन्होंने पिछले 30 साल में तरक्की की, लेकिन हिंदुस्तान में अमीर और गरीब में फासला बढ़ता गया। आज वहाँ गुर्बत भी है और सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया, जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने, कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या जो तरीके इख्तियार किए अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मौजज़ा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। और अभी इसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि चाइना में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर दी। ये दुनिया की तारीख में इतना ये कभी हुआ ही नहीं, ये मौजज़ा है। लेकिन जैसे जैसे वो गरीबों को ऊपर लेते गए, चाइना भी एक इकोनॉमिक जायंट और सुपर पावर बन गया। हिंदुस्तान ने, उसके पास भी उतनी बड़ी मार्केट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए। तो एक स्कॉलर थे मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। वो जब यूरोप से 100-125 साल पहले जब वो वापस आए मिस्र, तो उन्होंने मिस्र में कहा कि यहाँ मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन यहाँ इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, यूरोप कहते हैं, यूरोप में जो मैंने देखा
मुसलमान तो नहीं नजर आया, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। कहने का मतलब ये है कि जो भी उन उसूलों के ऊपर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आज आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाएं, सबसे बेहतर अगर मैं दुनिया में फिरा हूं तो इंसानियत का निज़ाम आज स्कैंडिनेविया में। आप वहां खुशहाली देखें कैसी है और उनकी इंसानियत देखें कैसी है। हर इंसान की कदर है, उससे भी आगे चले गए हैं, जानवरों की कदर है वहां। और वो भी मैं कह दूं कि वो भी हजरत उमर का कौल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी ये है इंसानियत का तकाजा। और उन मुल्कों में जो हम जिनको मुसलमान नहीं कहते, लेकिन मुसलमान मुल्कों में आप देख लें, हमारे मुल्क में देख लें कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। हमारा आज फैमिली सिस्टम ना हो, हमारा ख़ानदानी निज़ाम ना हो तो यहाँ तो लोग भूखे मरते रहे। हमें तो आज अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ने बचाया हुआ है। कोई बेरोजगार होता है तो अंदर ले लेते हैं, सारी फैमिली उसका ध्यान रखती है। हमारे तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं पहली दफ़ा जब बरतानिया गया तो मैंने तो पहली दफ़ा देखा कि एक फलाई रियासत क्या होती है। आप कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के बीमार हो, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपका मुफ्त इलाज था। सारे गरीब से गरीब आप हों, आपको मुफ्त तालीम मिलती थी और क्वालिटी की तालीम मिलती थी। कई उनका प्राइम मिनिस्टर एक आध बना, वो भी एक सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ के बना। उधर आप बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता। अदालत में गरीब आदमी जाता है, उसको लीगल एड मिलती है मुफ्त की, उसको वकील मिलता है। हमने तो पहली दफ़ा ये देखा। यहाँ तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। तो ये मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान उस तरफ निकल गई है जिधर हम आज से 74 साल पहले जाना चाहिए था, इस्लामी फलाई रियासत। हमने 500 अरब रुपया हमने रखा हुआ है। एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब जवान उसका हिस्सा है, ओवरऑल कामयाब पाकिस्तान। और मकसद इसका ये है कि हम 40 से 50 लाख जो हमारे सबसे निचला तबका, और हमारे पास तकरीबन सारा डेटा बेस तैयार हो गया है। इंशाअल्लाह हमारे पास अगले महीने तक सारा पाकिस्तान का हम अपना डेटा बनाया है कि सारी इनकम लेवल्स के हमारे पास अब डेटा आ गया है कि कौन सी फैमिली के कितने पैसे हैं, कितनी इनकम है। और उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया कि जो निचला 40 से 50% ख़ानदान है उनको हम इस कामयाब पाकिस्तान के नीचे लाने लगे। 500 अरब इनके लिए हमने डेडिकेट किया है। इसमें 4 चीज़ें होंगी। सबसे पहले सस्ते सूद के बगैर कर्जे। किसान जो होंगे उनको 3 लाख देंगे सूद के बगैर कर्जा, छोटे किसानों के लिए। और जो शहर के अंदर हम उनको पैसे देंगे ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। दूसरी चीज़ हम स्पीकर साहब उनके लिए वो काम कर रहे हैं जो मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो वो हम इस मुल्क में करेंगे। हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। जो मैं अपने जो हमारे पीटीआई के 2-3 सूबे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा और जीबी, इनको मैं आज ख़ास ये इसलिए मुझे खुशी से मैं इनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। और बलूचिस्तान, वो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, उधर भी मेरी जाम कमाल से बात हो चुकी है कि सारे शहरियों को हमने, सारे जितने भी ख़ानदान हैं उन सबको हमने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। स्पीकर साहब, ये जो भी जिसने भी देखा हुआ है, जिसने इस मुल्क में गुर्बत देखी है, सबसे बड़ा अजाब एक गरीब खानदान पे होता है जब वहाँ एक बीमारी हो जाती है। पहले उनके बजट नहीं मिल रहे होते हैं, वो मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहे होते हैं, तो एक फर्द जब
बीमार होता है या उसको कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, वो कर्जे लेते हैं, सारा ख़ानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। ये जो चीज़ की है, मैं अपनी सारी, अगर मैं अचीवमेंट कोई कहूँ कि जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। ये अमेरिका जैसी जगह में नहीं है। स्पीकर साहब, डेवलप्ड मुल्कों के अंदर भी प्रीमियम देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस का। यहाँ मुफ्त इंश्योरेंस दे रहे हैं अपने सारे ख़ानदानों को। ये मैंने आपको बताया जितने सूबे हमारे नीचे हैं। और ये सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है स्पीकर साहब, ये हेल्थ सिस्टम है। ये अब पाकिस्तान में मॉडर्न हेल्थ सिस्टम इंशाल्लाह बनेगा। वो कैसे? अब क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ बनाते हैं देहातों के अंदर, छोटे शहरों में। बड़े शहरों के अंदर सिर्फ कमर्शियल हॉस्पिटल बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वहाँ आता है, क्योंकि छोटे शहरों में वो पैसे नहीं दे सकते। गरीब आदमियों के पास बाइंग पावर नहीं होती, तो वो वहाँ हॉस्पिटल नहीं जाते। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जब आप लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ डॉक्टर्स नहीं जाते। वहाँ आप हॉस्पिटल्स देखें वो खाली पड़े रहते हैं, बड़ी मुश्किलों से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पख्तूनख्वा में उन्होंने एक्स्ट्रा उनके लिए पैसे दिए ताकि डॉक्टर्स जा सकें। अब ये जो हेल्थ कार्ड है, इससे अब देहातों के अंदर लोगों के पास बाइंग पावर आ गई है। वो अपना इलाज करवा सकते हैं, वो पैसे दे सकते हैं। और हेल्थ कार्ड सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं सारे मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर आएगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए हम अब आसानियां पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? औकाफ की ज़मीन, वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन, हमने फैसला किया है कि उनको सस्ते दामों के अंदर हम हॉस्पिटल्स के लिए देंगे, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन है शहरों के अंदर, और ताकि वो जब हॉस्पिटल बनाते हैं उनके पास इतना मौका नहीं होता कि अपना रिकवर करने के लिए कॉस्ट, तो उनको सस्ती ज़मीनें देंगे। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती, वो ड्यूटी फ्री बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये जो एक ऐसा हमने कदम उठाया है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और ये नंबर 1 कर्जे, नंबर 2 हेल्थ कार्ड उनको देंगे सारी फैमिलीज को, वो वैसे भी हम कवर कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हमने इनके लिए टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को एक ख़ानदान में टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि उसके पास हुनर आ जाए, ताकि वो कमाई अपनी कर सके। और फिर स्पीकर साहब, जो उसके बाद मुझे इसके बाद जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम टेक ऑफ करने वाला है, लो कॉस्ट हाउसिंग। आम लोगों के लिए वो घर जो कि लोग खरीद नहीं सकते थे अब तक। तनख्वाहदार तबका है, वेल्डर है, मजदूर है, इन किसी के पास कैश नहीं था घर अपना बनाने के लिए। इसलिए हमारे शहरों के अंदर कच्ची आबादियाँ फैलती जा रही हैं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि आम आदमी कैसे घर शहर में ख़रीद सकता है। और ये सारी जगह पे आप देख लें, कराची में इतनी महंगी ज़मीन है, वहाँ तकरीबन 30-40% कराची कच्ची आबादियाँ हैं। लाहौर के अंदर कच्ची आबादियाँ, बड़े शहरों में क्योंकि किधर से गरीब आदमी आके शहर में अकोमोडेशन ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने अब बड़ी मेहनत से एक कानून जो फंसा हुआ था अदालतों के अंदर, कई सालों से फंसा हुआ था, फोक्लोजर लॉ, वो हमने अदालतों से क्लियर करवाया। फिर बैंकों से बैठे, फिर बैंकों को इंटरेस्ट किया उसके अंदर। अभी बैंकों को प्रैक्टिस नहीं है, उनको आदत नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, लेकिन उनसे हम मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर भी उनको जोर लगा रहे हैं कि वो कर्जे दें छोटे तबके को। लेकिन एक और अब हमने जो माइक्रो फाइनेंस को, यानी वो कंपनीज जो कि माइक्रो फाइनेंस देती हैं छोटे लोगों को, जिसमें अखूबत है, इंशाअल्लाह अब हमारा पूरा प्रोग्राम है कि ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये सबसे पहले ये जो 40 लाख नीचे ख़ानदान है, इनको हम उस लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर शामिल करें। फिर स्पीकर साहब, एहसास प्रोग्राम, अब हमारा
इस अगले महीने जिस तरह मैंने कहा हमारे पूरा डेटाबेस पाकिस्तान का कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डेटाबेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और जितने भी करियाना स्टोर्स हैं और यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके अंदर वो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, उनके पास वो होगा जो डिवाइस, और इनके ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे एहसास के ज़रिए। ये स्पीकर साहब ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा होगा कि जो निचला हमारा, आप सोच लें 1 करोड़ 20 लाख खानदान, उनको डायरेक्ट सब्सिडी किस चीज़ की देंगे? क्योंकि एक इंटरनेशनली महंगाई बढ़ रही है, आप कमोडिटीज़ की कीमत रिकॉर्ड पे गई हुई है पिछले 1 साल के अंदर, तो हम उनको जो बेसिक है, घी है, आटा है, चीनी है, जो एक आम आदमी, दालें हैं, इनको हम ये जो 1 करोड़ 20 लाख खानदान होंगे, ये किसी भी किराना स्टोर और यूटिलिटी स्टोर पे इनका हमारा डेटाबेस पे होंगे। ये वहाँ जाके सब्सिडाइज्ड आटा और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो खाने पीने की, ये ले सकेंगे। और फिर 90,000 हम स्कॉलरशिप्स, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपने गरीब तबके को दे रहे हैं, जो भी नीचे। अच्छा स्पीकर साहब, फिर अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो अब डायरेक्शन है वो निकल गया है, जो कि पाकिस्तान की विजन है कि एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अब मैं ये भी कह दूं कि मुझे जो बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं जो हमने पनाहगाह बनाई हुई हैं, जो मजदूर हैं बेचारे, जो मेहनत कश लोग जो कि सारा दिन मजदूरी करते हैं और फिर बचा के पैसा अपने बीवी बच्चों को भेजते हैं, तो अब हमारी पनाहगाह का जो जाल है वो इंशाल्लाह हम सारे पाकिस्तान में उन एरियाज़ में देते हैं जिधर बाहर से लोग मजदूरी करने आते हैं, ताकि वो सो भी सकें, उनको किराया भी ना देना पड़े, उनको खाना पीना भी मिल जाए, वो साफ उनको नहा धो भी लें, और उसके बाद जो भी पैसा उनका बचे वो सीधा अपने घर में बीवी बच्चों को भेजें। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूं, इंसाफ। देखिए, ये मदीना की रियासत में इंसाफ को डिफाइन किया गया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन किया था कि इंसाफ क्या है। उन्होंने 2 डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने नंबर 1 ये कहा था कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं है। दूसरा, उससे रिलेटेड उनकी हदीस थी कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर ताकत की हुक्मरानी थी, कानून की हुक्मरानी नहीं थी, वो कौमें तबाह हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उसको डिफाइन किया कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। सो जो इंसाफ है ये बेसिस है सिविलाइजेशन का, क्योंकि जंगल के कानून के अंदर माइट इज राइट है। इंसानी कानून इंसानियत का जो सिविलाइजेशन वो डिपेंड ही करता है जिधर इंसाफ हो। इब्ने खालदून जो समझे जाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं, इब्ने खालदून ने कहा, अपनी लिखते हैं कि मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा ये है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा इसलिए है कि उसकी ज़मीन पे इंसाफ कायम करने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये जो बेसिस है कानून की हुक्मरानी, ये है बेसिस एक सोसाइटी का। आज अगर आप दुनिया की तारीख स्टडी कर लें तो माशरा तो वही ऊपर गया, खुशहाल वो हुआ जिधर इंसाफ है। शेर शाह सूरी की मैं पढ़ रहा था कि जब वो ऊपर आए, वो तो उनको एक जागीर दी गई। शेर शाह सूरी की जो जागीर
उठे शेरशाह सूरी उधर से। कैसे उठा कि उसने अपनी जागीर में सबसे पहले जितने बड़े बड़े डाकू थे उनको उसने फारग किया। जैसे ही स्पीकर साहब, जैसे ही उसने जो बड़े बड़े वहां गैंग्स फिरती थी डाकुओं के, उनको फारग किया, अमन आ गया। जैसे ही अमन आया तो इर्द गिर्द की जितनी जागीरें थी वो सारे जो ताजर थे वो शेरशाह के जागीर में आ गए, क्योंकि वहां अमन था, वहां खुशहाली आ गई। सारों को दुनिया में इर्द गिर्द हो गया कि सबको शेरशाह सूरी का नाम पता चल गया, सबसे ज्यादा खुशहाल था वो। आप उठा के देख लें, पहले दिल्ली की सल्तनत देख लें, बलबन था तो एक वो आदमी था जो कि इंसाफ पसंद था, वहां खुशहाल था। अलाउद्दीन खिलजी, उसके दौरे में खुशहाली थी। जैसे ही जिस माशरे के अंदर जब ताकत की हुक्मरानी आती है, यानी जंगल का कानून आता है, वो नीचे चला जाता है। आज दुनिया में मुझे एक मुल्क बता दें जो खुशहाल है और उधर कानून की हुक्मरानी और इंसाफ ना हो, और एक मुल्क मुझे बता दें जो गरीब है जिधर इंसाफ हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। इसको मैं आपको और स्पेल आउट कर देता हूं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल बनाई, उसका नाम है फैक्ट आई पैनल। फैक्ट आई पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों पड़ रहे हैं। अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट आई पैनल ने ये कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों का 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों पे चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं, वहाँ यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं। गरीब औरतें हैं, बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करते। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती हैं और कमजोर को पकड़ लेती हैं। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की, तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक्स देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, यही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर मुल्क नहीं चल सकता ऐसे।
यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया के मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे वहां, और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। स्पीकर साहब, जो दूसरा, जो आज से इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था, वो इसलिए था कि जब तक ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना इंसाफी की, ये जो कब्जा ग्रुप है ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे हैं वहां? क्योंकि इनकी पुष्ट पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? तो सारे आजाद हैं। स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग इस कौम ने जीतनी है। ताकतवर लोगों को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, अच्छा। और तीसरी चीज, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, खुददारी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा लीडर अजीम था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान था। वाह वाह। और जो हमारे जिसकी हम उम्मत है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नरेट करना चाहता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बैजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हरकुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्पायर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। आप सोचें कि एक छोटा सा, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है।
जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी, तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गए। देखिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है। स्पीकर साहब, मैं आज जो एक पीरियड, मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में, तब पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी ज़िंदगी में जो मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे ज़िल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूँ। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि ये इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है। अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें। वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जब मीटिंग्स हो रही थी, जब वहां फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, 150 अरब डॉलर अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही, इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे दे के लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात, कबायली इलाके में जी वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में, हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं,
उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मेरे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट ने झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हेयरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हेयरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हेयरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एलाए हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कहते कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीज़ें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो गई।
मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, इनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। और मॉडरेट क्या है? इनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब इनलाइटेड मॉडरेशन की आवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ कि ये क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी। लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रख दी कि हमें अपने आप से शर्म आने शुरू हो गई कि जी हम पता नहीं दहशतगर्द हैं। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? पर देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूँ कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज़्यादा खून ना होता। शुक्र है अब आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज़ पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेज़ों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक़्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते, हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहाँ अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे लाएं, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं
इससे ज़्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूँ, मैं उनके अफ़गानिस्तान भी गया, उनके यहाँ भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूँ कि हमारा इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूँ। एक तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त में, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में आप बाहर चले जाएं, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ दे आज मैंने स्टोरी पढ़ी। कनाडा के अंदर एक तो पहले पाकिस्तानी ख़ानदान को उन्होंने एक गाड़ी, उनका जो इंतहा पसंद था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब कल मैंने आज पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहाँ गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में है। वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहाँ के रेसिस्ट हैं। तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे है। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहाँ रोज़ी कमाने आया था, अब मुझे ख़तरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूँ कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहाँ नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहाँ काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको ये हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूँ। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूँ कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएँ बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो उस सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपील करूँगा, और उसके बाद मैं अपनी कौम से अब मैं ये
ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, जब एक मुल्क का सरबरा बाहर जाके दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो अभी पीरियड गुजरा है, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत है? तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूँ। शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, 2 हॉस्पिटल बन चुका है, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं हैं दुनिया में जितने ये हैं। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? अभी मेरे सारे MNAs बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो, वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया। 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको जिस तरह आप इसको ज़कात को समझते हैं, जिस खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये ज़रूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हरासमेंट कम जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको, क्यों हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए। यहाँ हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीज़ों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के आप सबके इंटरेस्ट में है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब मैं अपनी कंक्लूड करता हूँ तकरीर के, हमारा एक इशू है पाकिस्तान का जो
जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है, मैं आज उसके इसलिए बात करना चाहता हूँ कि 5 अगस्त, उससे पहले भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो आरएसएस का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ़ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूँ अपनी सारी कौम की तरफ से। कोई नहीं ये समझ रहा था कि जिस तरह का उन्होंने जो 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज बैठा दी ऊपर जाके, और हर थोड़ी देर के बाद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते हैं, उनको डराया धमकाया, लोगों को, नौजवानों को पकड़ के बाहर ले गए, उनकी लीडरशिप को अंदर डाला। कोई नहीं समझ रहा था कि वो खड़े होंगे। तो आज इस हॉल से मैं कहना चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी ख़ास तौर पे ख़वातीन, जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें कि जी ये कुछ करने लगे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले की तरफ से की गई गैर मामूली मेहनत की तारीफ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट इजलास में भरपूर शिरकत और मंजूरी पर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका कहना था कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क को खसारे और बहरानों का सामना था, लेकिन हुकूमती टीम की कोशिशों से आज मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की और कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं और भारत की जानिब से जारी जुल्म बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। जब तक कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है और 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम वापस नहीं लिए जाते, भारत के साथ किसी किस्म के कोई तिजारती रवाबित कायम नहीं हो सकते। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।